पेज नंबर 64 पे प्रोविडेंट फंड दिया गया है। अब आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए आपको बाद में बोलूंगा। अभी आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ समझना है। पेज नंबर 64 के सामने वाले पेज पे ही आपको नोटिंग करनी होगी, जो भी नोटिंग करनी होगी। लेकिन अभी आप सिर्फ सुनेंगे और सिर्फ समझेंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है? देखिएगा, मैं जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको 4 हिस्सों में समझाऊंगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है। फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रोविडेंट फंड कितने तरीके का होता है। और फिर हमारी चर्चा का आखिरी विषय होगा पीएफ का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें आपने समझ ली तो बस काम हो गया। प्रोविडेंट फंड क्या है, ठीक है? किसे कहेंगे प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड का जो नाम है इसी से मतलब निकालते हैं। प्रोविडेंट, जब आप अकाउंट्स में प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन बनाने का पर्पस क्या होता है? आप खर्चों को सेट अपार्ट करते हैं, यानी कि फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए अभी से प्रोविजन बना के रखते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं कि हां फ्यूचर में अगर खर्चे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहीं से पैसा यूज कर लेंगे। बिल्कुल वही पर्पस इस प्रोविडेंट फंड का भी है। बस जब आप प्रोविजन बना रहे होते हैं तो प्रोविजन के साथ साथ में आप कोई पैसा नहीं रोक के चलते, ठीक है? हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक एंट्री डाल देते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने अपने प्रॉफिट को फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस थे, उसको आज ही बुक करके अपने प्रॉफिट को कम कर लिया, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस के बेसिस पे। और इससे मैंने दिखा दिया कि मेरे प्रॉफिट आज ही कम है, लेकिन इससे आपने उस भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम नहीं किया। प्रॉफिट तो आपने कम कर लिया, आपने ये तो दिखा दिया कि ठीक है मैं पहले से उस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को बुक कर लेता हूं, उनके खर्चे को बुक कर लेता हूं, जिससे मेरे प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे खर्च करने के लिए, उसका इंतजाम नहीं होता। हालांकि प्रोविजन जरूर बनाते हैं। यहां पर आप दोनों काम करते हैं। यहां पर जो फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं, उन खर्चों को यहां पर हम बुक करके कोई प्रॉफिट नहीं निकालना है। पर्पस यहां पर प्रॉफिट निकालना नहीं, पर्पस तो अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चों को मीट आउट करना है। अब अगर एक एम्प्लॉय रिटायर होता है एट द एज ऑफ 60 और 62 और 65, तो एट दैट टाइम जब वो एम्प्लॉय बूढ़ा हो चुका है, तो इस पर्सन को एट दिस मोमेंट इसके घर में इसके बच्चों की शादी के लिए पैसे की जरूरत हो सकती है, घर में किसी की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत हो सकती है, या फिर बच्चों को बिजनेस में सेटल कराना है या कहीं फॉरेन कंट्री भेजना है, कोई भी बड़े खर्चे हो सकते हैं। तो इन खर्चों को इकट्ठा ये कैसे मीट आउट करेगा? और अब तो रिटायर भी हो चुका है, कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो इस वजह से ये इकट्ठे खर्चे अपनी सेविंग से मीट आउट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी इतनी सेविंग, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करता है, एम्प्लॉय ने भी सेविंग करी होगी, और डेफिनेटली गवर्नमेंट जानती है कि सेविंग कई लोग करते हैं, बट ऐसा भी होता है कई लोग सेविंग नहीं करते और कई लोग ये पैसा ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट इन सबके लिए सेविंग करती है। गवर्नमेंट इनके सबके लिए फ्यूचर में जो इनके खर्चे हैं, उन खर्चों को मीट आउट करवाने के लिए एक प्रोविजन बना के चलती है। और ये प्रोविजन सिर्फ ऐसे नहीं किताबों में हवाई प्रोविजन होता है, इसके लिए फंड भी मेंटेन होता है, यानी कि पैसे का इंतजाम करके चलते हैं, प्रोविडेंट फंड बनाते हैं।
तो प्रोविडेंट फंड और कुछ नहीं, एक तरीके का सेविंग फंड है जो कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए बना के चलती है, और न सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज के लिए बल्कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी, सभी एम्प्लॉयज के लिए। प्रोविडेंट फंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पीएफ क्या है तो मैंने आपको बता दिया। प्रोविडेंट फंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देश में कानून है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जो कि आपके लॉ के सिलेबस में भी होगा, इसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये कानून है जिसके हिसाब से पूरे देश में ये प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट चलता है। अब आइए जरा समझते हैं ये प्रोविडेंट फंड बनता कैसे है। देखिए, ये जो प्रोविडेंट फंड है कैसे बनता है, ये दो तरीके से बन रहा है। एक तो होता है सरकारी प्रोविडेंट फंड। ये कैसा है, इसको कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करने वाला होता है खुद पीएफ डिपार्टमेंट। सरकारी प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देता है थ्रू एम्प्लॉयर। जैसे कि जो एम्प्लॉयर है, अब ये एम्प्लॉयर चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही इस प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं। ठीक है, ये सरकारी प्रोविडेंट फंड है, तो सरकारी प्रोविडेंट फंड होने की वजह से इस पैसे को मैनेज करने वाला कौन है, पीएफ डिपार्टमेंट। ये जो भी पैसा इकट्ठा होता है, इस पैसे को पीएफ डिपार्टमेंट अपने पास में रखता है, इसे इन्वेस्ट करता है सरकारी रूल के हिसाब से, और इस पे जो भी रिटर्न जनरेट होती है, पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एम्प्लॉय के खाते में क्रेडिट होता रहता है। और इस तरीके से जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक ह्यूज अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये इंडिया में हर एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पीएफ डिपार्टमेंट, हमारे देश में करोड़ों एम्प्लॉयज हैं, और इन करोड़ों एम्प्लॉयज के खातों का लेन देन अकेला एक पीएफ डिपार्टमेंट अगर रखेगा तो एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएगा, और नहीं हो पाता है। इसलिए अगर कभी किसी को कुछ भी छोटा मोटा काम पड़ता है तो सरकारी काम कई महीने लग जाते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ और उसे रिटायरमेंट पे अपना ही पैसा निकलवाना है, तो पता चला वो महीनों चक्कर लगा रहा है, उसका काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, आज तो फिर भी आजकल इन्होंने काफी ज्यादा काम ऑनलाइन कर दिया है, आप अपने पीएफ का बैलेंस घर बैठे जान सकते हैं, नहीं तो पहले तो सिर्फ अपने पीएफ का बैलेंस पता लगवाने में महीनों लग जाते थे। तो यहां पर करोड़ों अकाउंट खुले हुए हैं, और एक पीएफ डिपार्टमेंट सबका अकाउंट मैनेज एफिशिएंटली कर पाएगा, ये उम्मीद, और वो भी सरकारी डिपार्टमेंट से करना, तो हमारे देश में बेकारी है। इसलिए अब बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा, बिरला, इन सबके यहां भी लाखों लोग एक एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब लाखों लोग जहां पर एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और इनके भी जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, इनको भी पीएफ डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बिकॉज सबका पैसा जमा तो यही होगा। तो अब ये जितने भी बड़े एम्प्लॉयज थे, इन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया, और इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप ये जो पीएफ के बैलेंस को मेंटेन करने का बर्डन लिए बैठे हो, ये बर्डन हम खुद संभालना चाहते हैं। सरकार कहती है कि भाई साहब तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर ये पैसा मैंने तुम्हारे ऊपर मैनेज करने के लिए छोड़ दिया तो तुम इसको मिसयूज करोगे। ये पैसा एम्प्लॉय की गाड़ी कमाई का पैसा है।
सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो ये पैसा सरकार को संभालने दो, और मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं, कल को अगर तुम एम्प्लॉय की गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग गए तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको मना कर दिया, लेकिन बार बार रिपीटेड, क्योंकि गवर्नमेंट से भी काम संभाल नहीं रहा था, और बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम बनाई। गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या स्कीम बनाई, देखिए। गवर्नमेंट ने कहा ये जो सिस्टम है जो हमने बना रखा है, इसका डुप्लीकेट सिस्टम आपको अपने यहां पे बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही एक रेप्लिका, एक डुप्लीकेट सिस्टम आपको अपने यहां पे बनाना पड़ेगा। ये प्राइवेट प्रोविडेंट फंड के तहत होगा। ये प्राइवेट प्रोविडेंट फंड कैसे बनेगा, आप ध्यान से समझिए। इस प्रोविडेंट फंड में ये क्या है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना, ध्यान से। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं जहां पर एम्प्लॉय की जो सैलरी है ये 10,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। तो ये अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर को एक सिमिलर अमाउंट, जितना एम्प्लॉय कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। तो जरा बताइए, इस फंड में कितना पैसा आ गया, 1200 रुपए एम्प्लॉयर के नाम का और 1200 रुपए एम्प्लॉय के नाम का, ठीक है। मैं आपको दूसरा वाला पॉइंट जो बता रहा हूं कि प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, सरकारी प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट वाला कैसे बनता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। ये प्राइवेट वाला प्रोविडेंट फंड बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स के लिए बनता है, जिनकी कंपनी में कम से कम 500 या उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तब आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करोगे। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट जब जाएगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों के बिहाफ पे, तब गवर्नमेंट आपको इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए अलाउ कर देती है। खैर, ये जो फंड बनता है प्रोविडेंट फंड, ये सब कैसे चल रहा है, अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के हिसाब से। जब ये फंड बनाया जाता है तो इस फंड को अप्रूव करवाते हैं, इसकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल कहां से कराते हैं, इसकी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की अप्रूवल के बिना यह प्रोविडेंट फंड बन ही नहीं सकता। प्रोविडेंट फंड की अप्रूवल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से कराने के बाद में इसकी दूसरी अप्रूवल करवाई जाती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स कमिश्नर भी इसको अप्रूव करता है। जैसे ही ये इनकम टैक्स कमिश्नर इसे अप्रूव कर देता है, ये बन जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या इसको दूसरे शब्दों में अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हैं। ये होता है अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड वाला प्रोविडेंट फंड, ठीक है। हमारा जो सरकारी प्रोविडेंट फंड था, इसको अलग से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है क्योंकि सरकारी है, तो दिस इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसका मतलब दो तरीके के रिकॉग्नाइज वाले प्रोविडेंट फंड हो गए। एक वो जो सरकारी है जिसमें छोटे एम्प्लॉयर सारे आ गए, ठीक है, और सारे छोटे एम्प्लॉयर्स जो अपना पैसा सरकार के पास में जमा कर देते हैं, ठीक है, जिन्होंने सारा पैसा सरकार के पास में जमा कर दिया और जिनका सारा पैसा पीएफ डिपार्टमेंट की देखरेख में जमा किया जा रहा है। जबकि एक वो प्रोविडेंट फंड हो गया जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स ने हमारे देश में बना रखा है और जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के हिसाब से चलता है, जिसको पीएफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दोनों अप्रूव करते हैं।
ये फंड का पैसा सरकार के पास में नहीं जाता। ये फंड का जो पैसा है ये एक ट्रस्ट होता है पीएफ का, वो मैनेज करता है। ये पीएफ का जो ट्रस्ट है ये उस एम्प्लॉयर या कंपनी को बनाना होता है जिसने ये प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम है अपने यहां पे बना रखी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेता हूं और कहता हूं कि रिलायंस में 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और रिलायंस कहती है सरकार से कि हमारे यहां पे इतने सारे एम्प्लॉयज हैं और लोग रोज ज्वाइन करते रहते हैं, लोग रोज रिटायर होते रहते हैं, तो आप ऐसा करो, आप हमें अपना प्रोविडेंट फंड खुद मैनेज करने दो। लेकिन अब सरकार क्यों मान जाती है? क्योंकि क्या अब सरकार को भरोसा हो गया रिलायंस के ऊपर? नहीं, भरोसा नहीं है। अब सरकार इनके लिए क्या रूल्स प्रिस्क्राइब करती है? सरकार कहती है पहली बात तो ये कि जो प्रोविडेंट फंड का सिस्टम है ये आप नहीं मैनेज करोगे, आप अपनी कंपनी के अंदर एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको बता रखा था। ट्रस्ट किसे कहते हैं? जहां पर एक ऑथर होता है, एक ट्रस्टीज होते हैं और बेनिफिशियरीज होते हैं। यहां पर इनके ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज कौन होंगे? एम्प्लॉइज। और ट्रस्टी खुद इनकी कंपनी के लोग होते हैं जो कि इस पूरे ट्रस्ट के सिस्टम को मैनेज करते हैं। लेकिन जो कंपनी का बिजनेस होता है और जो ट्रस्ट होता है दोनों को अलग अलग करके चलते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते। यानी कि हर महीने कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी बांटेगी तो उस सैलरी में से कुछ हिस्सा निकल के पीएफ ट्रस्ट के पास में चला जाएगा। ये पीएफ ट्रस्ट इस प्रोविडेंट फंड में इस पैसे को जमा करा देगा। ठीक है, तो ये सारा काम पैसा जमा कराने का, निकालने का, ये सारा काम कंपनी ने मैनेज करके, बल्कि प्रोविडेंट फंड का एक ट्रस्ट अलग से बना दिया जाता है जो कि मैनेज करती है। अच्छा, अब जब ये ट्रस्ट बनता है तो इसी ट्रस्ट का काम होता है इस प्रोविडेंट फंड के सिस्टम को अप्रूव करवाना। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अगर ये फंड प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि बिना इसकी अप्रूवल के तो बन ही नहीं सकता, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसे अप्रूव नहीं किया, क्योंकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी देखता है क्या इसमें सारी कंडीशंस पूरी हैं या नहीं है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इसे सीआईटी या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिजेक्ट कर देता है या अप्रूव नहीं करता तो इसी प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज नहीं बल्कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है इन कंपैरिजन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अभी आप देखेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो एकदम अलग होता है। तो मैंने आपको साथ ही साथ में 2 तरीके भी बता दिए। मैंने आपको पहले तो ये बताया कि पीएफ कैसे बनता है, सरकारी और प्राइवेट भी। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया साथ ही साथ में कि पीएफ कितने तरीके का है, हालांकि मैंने सभी नहीं बताए, बट पीएफ के 2 तरीके बता दिए आपको, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब हम 2 और पढ़ेंगे। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं वो इस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन सबके बारे में भी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के हिसाब से चलता है। रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड 1952 के हिसाब से चलता है। और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये अलग ही स्कीम है, ये एम्प्लॉइज के लिए स्पेसिफिकली नहीं होती, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी होती है। तो मेरा आपको बताने का जो 3 क्वेश्चन थे वो हमारे कवर अप हो गए कि पीएफ क्या है। पीएफ एम्प्लॉइज की सेविंग के लिए बनाया गया। दूसरा, पीएफ कैसे बनता है, पीएफ ऐसे बनता है। तीसरा, पीएफ कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 4 तरीके का हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं टैक्स ट्रीटमेंट के ऊपर। मैं टैक्स ट्रीटमेंट आपको जो बताने जा रहा हूं, अभी मैं आपको टैक्स ट्रीटमेंट सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड वाले प्रोविडेंट फंड का बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं जो डिटेल में टैक्स ट्रीटमेंट है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको सारा फोकस सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर करा रहा हूं, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा क्या, बल्कि मैं तो कहूं कि ये ही आता है सैलरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज्ड वाला प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइए देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन की सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है
और ये अपनी सैलरी का 12% हिस्सा अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर देता है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर को सिमिलर अमाउंट 1200 रुपए का इसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द अकाउंट ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो इसका मतलब हर महीने इस आरपीएफ में 2400 रुपए जमा होते रहेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर 1200 रुपए 10,000 रुपए में से निकल गए तो इस एम्प्लॉय को रिसीव कितना हुआ? रिसीव तो इसको हुआ 8800 रुपीज पर मंथ, क्योंकि 1200 रुपए निकल गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इसे 8800 रुपए मिलता है, 8800 रुपीज मिलता है, तो इसकी इनकम में कितना काउंट होगा? इसकी इनकम में कितना अकाउंट फॉर करेंगे? द आंसर इज इसकी इनकम अभी भी 10,000 रुपीज ही रहेगी। 1200 रुपए जो इसकी सैलरी में अकाउंट फॉर हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो सैलरी ड्यू या रिसिप्ट विच एवर अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। सैलरी ड्यू तो पूरी 10,000 हुई, ठीक है, लेकिन रिसीव आपको 8800 हुई। तो सैलरी ड्यू पूरे 10,000 हुई है, रिसीव 8800 हुई है, और ये 1200 कहीं और चला थोड़े ना गया, हमारे ही तो दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। बस 8800 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, जिसको हम निकाल के खर्च कर सकते हैं, और 1200 रुपए हमारे पीएफ अकाउंट में चला गया, जो हम अभी निकाल के खर्च नहीं कर सकते, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मुझे रिटायरमेंट पे मिलेगा। है तो हमारे अकाउंट में, आ तो रहा ही है। और तो और 1200 रुपए इधर से एडिशनल आ गया। तो आइए ध्यान से समझते हैं हमारी इनकम कितनी बनेगी। यहां पर जब कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन में सैलरी आ जाएगी 10,000 रुपए, ठीक है। और अब ध्यान से, अब यहां पर ऐड होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। कितना? 1200 रुपए। एम्प्लॉय का तो इसमें पहले से एडेड है 10,000 के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 1200 रुपए, ये ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये मुझे अपार्ट फ्रॉम रुपीज 10,000 मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना है, रूल नंबर 1, ये कंट्रीब्यूशन अगर अप टू 12% ऑफ सैलरी है, ये कंट्रीब्यूशन अगर अप टू 12% ऑफ सैलरी है, तो इट वुड बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। यहां पर एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब ये 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1200 रुपए तो निल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन 13% होता, ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन 13% होता तो एग्जेम्पशन 12% मिलती, 1% टैक्सेबल हो जाता। क्लियर है? अब क्या हुआ, एक बात अब इधर ध्यान से समझिए, इस प्रोविडेंट फंड में जब ये पैसा निकलेगा, अभी तो मटके में 1200 रुपए करके 2400 रुपए पर मंथ जा रहे हैं, लेकिन ये 2400 रुपए लगते भी तो रहते हैं बैंक में। अभी आपने इधर देखा था कि जैसे पीएफ डिपार्टमेंट इस पैसे को मैनेज करता है, बिल्कुल उसी तरीके से सरकार ने रिलायंस के ऊपर या जो भी एम्प्लॉयर है इनके ऊपर भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी होती हैं कि आपको भी हमारी ही तरह इस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उन्हीं जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर हम करते हैं। ये नहीं कि पैसा उठा के एम्प्लॉय की गाड़ी कमाई का हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, मार्केट डूब गई और पैसा भी गया, ये नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यहां पर इस पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट सेफ कौन सी है उनकी लिस्ट सरकार ने दे रखी है। जहां जहां सरकार खुद पैसा लगाएगी वहां वहां आपको भी लगवाएगी। ये पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा, ठीक है। अब 1200 और 1200 ये जमा होता रहेगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता रहेगा। इसका मतलब जब कभी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा तो उसमें मैक्सिमम 4 चीजें होंगी। एक, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। 4 चीजें ही हो सकती हैं, 5वीं कोई चीज नहीं होगी। अब मैंने
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का टैक्स ट्रीटमेंट यहीं पे करके खत्म कर दिया। अब अभी इसमें दो चीजें थी, अभी इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट भी हो गया, इसका काम खत्म। अब मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड करता हूं, बिकॉज हर साल इंटरेस्ट आ रहा है। ध्यान से, अगर ये इंटरेस्ट आ रहा है हर साल, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, अगेन ये मेरी सैलरी इनकम के ऊपर जनरेट हो रहा है, ये मेरी सैलरी इनकम के ऊपर जनरेट हो रहा है, तो ये भी इनकम मान ली जाएगी अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, ये इंटरेस्ट कौन सा है? दोनों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब चाहे वो एम्प्लॉय वाला हो चाहे वो एम्प्लॉय, इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर अप टू 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। 9.5% तक का ब्याज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 9.5% से ऊपर ब्याज आ रहा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे 10% का ब्याज आता है तो 0.5% टैक्सेबल रहेगा और 9.5% आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सरकारी प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये लोग 9.5% से ऊपर का ब्याज देते ही नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रोविडेंट फंड की बात करें, रिलायंस या टाटा बिरला जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोग अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी सिक्योरिटीज अच्छा यील्ड कर रही है, जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं, तो अपने एम्प्लॉइज को भी अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो अगर ये अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं तो एम्प्लॉइज के हाथ में जब इनकम आएगी तो उसमें से 9.5% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट कर लिया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आने वाले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी कर लिया, रह क्या गया? सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ, ये अभी भी इस 10,000 के अंदर है। अब क्या होगा? अब इसकी सैलरी 10,000 रुपए आ गई। ठीक है, ये सारी मंथली कैलकुलेशन चल रही है, एक्चुअली तो ईयरली होगी, लेकिन अभी ये सारी मंथली कैलकुलेशन चल रही है। ये 10,000 रुपए जब इसकी इनकम आएगी, ये तो इसकी सैलरी की इनकम आ गई, ऐसे इसकी अदर इनकम भी कुछ आएगी। इस इनकम को जोड़कर हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं 10,000 रुपए। गवर्नमेंट कहती है कि इस ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर 6A की डिडक्शन दी जाती है, जैसे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D वगैरह वगैरह। चैप्टर 6A की डिडक्शन वहां पर दी जाती है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सेविंग स्कीम में हम अपना पैसा लगाते हैं, और अब गवर्नमेंट हमें इन सेविंग स्कीम में पैसा लगाने के लिए एनकरेज करती है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव। और गवर्नमेंट की बताई गई ये भी एक सेविंग स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉय ने हर महीने 1200 रुपए लगाया है। तो अब गवर्नमेंट यहां से 1200 रुपए जो आपने ऊपर लगा रखे थे उसका बेनिफिट यहां पर देती है। ये 1200 रुपए रिड्यूस हो गए, अल्टीमेटली 8800 रुपीज ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो इस 1200 की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, इस 1200 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। तो अब ये जो 4 अमाउंट आपने देखे थे, इन चारों अमाउंट का टैक्स ट्रीटमेंट हो गया। एक बार फिर से देखना है, मैंने आपको चौथा वाला पॉइंट भी बता दिया कि प्रोविडेंट फंड में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। हालांकि मैंने अभी सिर्फ एक का ही बताया है, औरों का भी अभी समझना है। प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है इसका 12% तक इस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, और सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इस फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और उन दोनों कंट्रीब्यूशन के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट भी आता है। यहां पे एम्प्लॉय की सैलरी पूरी ली जाती है क्योंकि इनकम तो पूरी ड्यू हो जाती है। ठीक, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग से आता है, तो टोटल सैलरी 11,200 रुपए हो गई। ठीक है, इसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर दोनों का इंटरेस्ट
ये भी ऐड होता है। दोनों का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो प्रोविडेंट फंड पे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन दोनों पे आ रहा है, ये ऐड हो जाएगा। और अगर ये अप टू 9.5% तक जितना भी अमाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा। अब जो भी बचेगा, ये मेरी सैलरी की इनकम आ गई, इसमें अदर इनकम को जोड़ के हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, क्योंकि डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से दी जाती है, ना कि सैलरी से। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद में जितना भी हमें प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय वाला अपना कंट्रीब्यूशन लगाया होगा रिकॉग्नाइज्ड वाले प्रोविडेंट फंड में, उतना यहां पे अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, बैलेंस हमारी इनकम आ जाएगी। अब ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो 9.5% की एग्जेम्पशन है, ये बात कहां लिखी हुई है? इसके लिए आपके पास में पुराने जो इससे पहला वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था, मैं वहां पे आता हूं। इससे पहला आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस का। मैं आपको पुरानी कुछ भूली बिसरी बातें याद दिलाता हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में हमने एक तो सेक्शन नंबर 6 पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस का। सेक्शन नंबर 7 मैंने कहा था अभी छोड़ दो। सेक्शन नंबर 8 तो डिलीट ही हो गया था। और फिर सेक्शन नंबर 9 ये था इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का। इसमें ये जो एक सेक्शन था जो कहता था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मैंने कहा था इसको अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे, और बाद में अब पढ़ना है, इसका समय आ गया है। सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 कहता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन more than 12% of salary, more than 12% of salary is income deemed to be received in India। ये कहता है interest on provident fund contribution in excess of 9.5% is इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो 12% तक का तो होगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 12 से जो भी ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिक आपकी इनकम बन जाएगी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अंडर सेक्शन 7। यानी कि ये आपकी इनकम का हिस्सा है, आप ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दो। बिल्कुल एट द सेम टाइम 9.5% तक यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। 9.5% से जितना ज्यादा होगा in excess of the 9.5%, that will become the income deemed to be received in India automatically। क्लियर है? तो इस तरीके से सेक्शन 7 जो आपने पहले पढ़ा था वो भी यहां पर इस्तेमाल हो गया। सेक्शन 7 के हिसाब से ये इनकम जो इससे ऊपर की आएगी ये आपकी इनकम में ऐड होगी, लेकिन 12% तक का कंट्रीब्यूशन और 9.5% तक का ब्याज आपकी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? ये जो पूरा सिस्टम है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का, इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो आपको पढ़नी है। देखिएगा, थोड़ा सा ही रह गया, पेज नंबर 64 पे मैंने आपको बताया था 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड में एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले दे रखा है आपको पेज नंबर 64 पे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये सेटअप हुआ है अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। ये फंड सरकार मेंटेन करती है, is maintained by the government and the semi government organizations। दूसरा recognized provident fund। recognized provident fund scheme is a scheme to which the employees provident fund
and Miscellaneous Provisions Act 1952 applies. According to this act, any person who employs 20 or more person is under an obligation to register himself under this act and start a provident fund scheme for the employees in his organization after 3 years of its establishment. 3 साल बाद, क्योंकि नए नए अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और पहले पीएफ का बर्डन डाल दिया गया तो वो चला ही नहीं पाएगा अपना बिजनेस। 3 साल के बाद में उसे अपना पीएफ का अकाउंट स्टार्ट करना होता है। एंड एस्टेब्लिशमेंट हैज अ चॉइस बिटवीन द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव। एस्टेब्लिशमेंट के पास में 2 चॉइस क्या है, या तो वो सरकारी प्रोविडेंट फंड स्कीम को ज्वाइन कर ले या फिर वो अपना प्रोविडेंट फंड अलग खुलवाए। तो टू ज्वाइन द गवर्नमेंट स्कीम सेटअप बाय द पीएफ कमिश्नर अंडर द पीएफ एक्ट, और दूसरा है दे में स्टार्ट अ पीएफ स्कीम इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट द अप्रूवल ऑफ पीएफ कमिश्नर। ठीक है, द फर्स्ट स्कीम इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। पहली स्कीम को प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, तो ये पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड है एंड हेंस नो नीड टू गेट द अप्रूवल फॉर सच स्कीम एंड इट्स स्टेटस अंडर द इनकम टैक्सेस इज रिकॉग्नाइज्ड। तो जो सरकारी है वो पहले से रिकॉग्नाइज्ड है। बट इन द केस ऑफ सेकंड स्कीम, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज हैज टू क्रिएट अ ट्रस्ट फॉर रनिंग सच स्कीम। एक ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, और फिर funds shall be invested in accordance with the rules given under the Provident Fund Act 1952। बिल्कुल वैसे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि सरकारी प्रोविडेंट फंड में होता है। If the scheme satisfies the certain rules given under the PF Act 1952, it will get the approval of PF Commissioner, and further, if it is also recognized by the Commissioner of Income Tax, it becomes recognized Provident Fund। Unrecognized किसे कहते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इफ द फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो ये अनरिकॉग्नाइज हो जाएगा भले ही पीएफ कमिश्नर ने इसे रिकॉग्नाइज कर रखा हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये एक डिफरेंट तरीके का फंड होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हालांकि ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता, इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो भी पीपीएफ स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम में मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 500 रुपए का और बदले हुए रूल के हिसाब से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2015 से इसकी लिमिट बढ़ा के, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, 1.5 लाख कर दी है। सालाना 1 साल में मिनिमम 500 रुपए से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक लगाए जा सकते हैं। ये स्कीम नॉर्मली 15 से 18 साल के आसपास की होती है। 15 साल की होती है, हालांकि इनको 3 साल आगे बढ़वाया जा सकता है, 18 साल तक किया जा सकता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पीपीएफ स्कीम में, और नॉर्मली ये आपका जहां पर सेविंग बैंक अकाउंट जिस बैंक में खुला होता है उसी नेशनलाइज्ड बैंक में आप यहां पर अपना पीपीएफ खाता भी शुरू करवा सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट से अटैच हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसी में सम डिडक्ट होता रहता है। आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा या जो भी आपने जमा करना होगा, आप अगर बैंक को जैसे ही इंस्ट्रक्शन दोगे उसके हिसाब से अकाउंट चलता रहता है। पीपीएफ स्कीम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये अब आपको पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले पीपीएफ क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक टू मोबिलाइज द पर्सनल सेविंग। Any member of the public, whether a salaried employee or a self-employed person, can participate in the fund by opening a provident fund account at any branch of SBI or its subsidiaries or centralized bank. A salaried employee can simultaneously become a member of employees provident fund. अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो आरपीएफ में भी पैसा जमा करा सकता है और पीपीएफ में भी पैसा जमा करा सकता है। द एक्यूमुलेटेड सम इज रिपेबल आफ्टर 15 ईयर एंड दिस प्रोविडेंट फंड एट प्रेजेंट कैरीज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट है 8.7% का, एंड इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एवरी ईयर बट इज पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन द पीएफ कैन बी 500, बल्कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक जा सकता है। टैक्स ट्रीटमेंट आपको चारों का अलग अलग दे रखा है। टैक्स ट्रीटमेंट मुझे 4 ही चीजों का देखना होता है: एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक और भी समय होता है जब फाइनल इसकी रीपेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब भी हम यहां पर टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। तो पहले देखते हैं एसपीएफ का, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी अभी आपने पढ़ा है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम से, और ये एसपीएफ यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी यही ट्रीटमेंट रहेगा। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट क्यों? क्योंकि सरकारी प्रोविडेंट फंड है
और सरकार 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती नहीं। ठीक है, तो पहले से वो विद इन रूल चलते हैं, तो इस वजह से 12% का एक कंट्रीब्यूशन होता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, चाहे वो एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का, दोनों का ही, तो जो भी इंटरेस्ट है ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9.5% से ज्यादा देते ही नहीं। और रीपेमेंट, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा 60 साल के बाद में, तब ये जो भी पैसा मिलेगा ये पूरा पैसा आपका अगेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आरपीएफ में तो आपने टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ ही रखा है। 80C एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक माइनस होगा, इंटरेस्ट 9.5% तक माइनस होगा। और रीपेमेंट, अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब इकट्ठा पैसा आपको मिलेगा तब ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। आरपीएफ में ध्यान से समझिए, आरपीएफ में क्या होगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नॉर्मली 80C में डिडक्शन मिलती थी, यहां नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं किया। दूसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर 12% यहां पर तुरंत माइनस कर देते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, ना हर साल डिडक्शन देंगे ना हर साल माइनस करेंगे। बताइए, डिडक्शन न देने से एम्प्लॉय वाले हिस्से की डिडक्शन मिलती थी, डिडक्शन न देने से एम्प्लॉय वाला हिस्सा माइनस नहीं हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय वाले हिस्से के ऊपर हर साल ऑटोमेटिक टैक्स लगता चला जा रहा है एम्प्लॉय वाले हिस्से पे? ठीक है, डिडक्शन ना मिलने से। और डिडक्शन न मिलने से एम्प्लॉय वाले के हिस्से के ऊपर हर साल टैक्स लग गया, बाकी अब क्या बचा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और दोनों के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये सारा पैसा, इंटरेस्ट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, 80C माइनस ना होने की वजह से हर साल एम्प्लॉय के हिस्से के ऊपर टैक्स लगता चला जा रहा है। अब जब आखिरी में 60 साल पे रिटायरमेंट पे पूरा पैसा मिलेगा तो उसके 4 ही चीजें मिलेंगी मुझे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और दोनों के ऊपर इंटरेस्ट। इन चारों चीजों को जब मैं अलग अलग करता हूं तो इसमें पता चलता है एम्प्लॉय वाला जो पैसा मुझे वापस मिला है उसके ऊपर तो टैक्स हर साल लगता चला आ रहा था, लेकिन एम्प्लॉयर वाले पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, और एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट तो रदर दोनों के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। तो अब जो एम्प्लॉयर का अमाउंट था, जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन आ रहा था और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आ रहा था, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और बचा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट है ये अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे कि हम अपना पैसा अपनी बैंक में लगाते हैं, अपना पैसा अगर मैंने अपनी बैंक में लगाया तो वहां लेट्स सपोज मैंने एफडी करा दी, अब उस एफडी के ऊपर जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, वो तो मेरे अदर सोर्स की इनकम होगी। जैसे मैंने अपना पैसा खुद से इन्वेस्ट किया, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी मैंने किसी स्कीम में अपना पैसा खुद से इन्वेस्ट किया। ठीक, तो वहां पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो अदर सोर्स में चला जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की तरह हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और चारों ट्रीटमेंट हो गए। पीपीएफ पे आते हैं। पीपीएफ में एम्प्लॉयर तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सबके लिए होता है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है वो भी कर सकता है, तो ये सबके लिए। यहां पर एम्प्लॉय कोई नहीं, यहां पर सब लोग अपना अपना पैसा खुद ही लगाते हैं, तो एम्प्लॉयर कोई है नहीं। इस वजह से कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉयर का है वो तो पॉइंट ही गायब हो गया। जो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वहां पर 80C की डिडक्शन जैसे बाकी सबको मिलती थी वैसे यहां पर भी मिलती, क्योंकि सरकारी अप्रूव्ड स्कीम है। इंटरेस्ट 8.7% का अभी आपने पढ़ा, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जब आखिरी में पैसा निकाला जाता है मैच्योरिटी के ऊपर, तो अगेन ये टैक्स फ्री होता है। आपने अभी पढ़ा था आरपीएफ के केस में कि कुछ कंडीशंस अगर पूरी हो जाएंगी तभी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, और अदरवाइज ये एग्जेम्पशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। सेकेंड वाले पॉइंट में, नीचे पॉइंट टू बी नोटेड में आपको वो कंडीशंस दे रखी हैं कि किन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 यही है कि मिनिमम 5 साल का पीरियड पूरा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 5 साल के बाद में अगर कंपनी छोड़ के जाता हूं, रिटायर होता हूं, तो मुझे अगर ये पैसा मिलता है तभी एग्जेम्प्ट होगा। 5 साल के पहले छोड़ के जाएंगे तो प्रोविडेंट फंड से जितना भी पैसा निकलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा ये जो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर है, आपसे कहा गया कंटिन्यूस पीरियड होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई छुट्टियां नहीं शामिल होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ग्रेचुटी में भी कंटिन्यूस पीरियड वहां पर भी लिखा था, लेकिन कंटिन्यूस सर्विस में जो जितने भी रीजन ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉइज के कंट्रोल के बाहर होते हैं, वो सब बेकार होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय बीमार हो गया और उसने छुट्टी ले ली, बीमार है छुट्टी ले ली, तो इसका मतलब ये उसके कंट्रोल के बाहर की बात है, ये कंटिन्यूस ही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते डिसकंटिन्यू हो गया। इसी तरीके से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर कोई ऐसी वर्किंग कंडीशंस आ गई जहां पर एम्प्लॉयर की गलती है, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं या फिर एम्प्लॉयर में फैक्ट्री में हड़ताल पड़ी हुई है, तो यहां पर एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इस जो रीजंस एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है, अगर उनकी वजह से सर्विस डिसरप्ट हो रही है या इंटरप्ट हो रही है, तो उस केस में जो है हम इसे भी कंटिन्यूस सर्विस ही मानेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसके बाद में ये जो कंडीशंस हैं, इसके बारे में जो बाकी कंडीशंस और हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। सैलरी का मीनिंग दे रखा है यहां पर। सैलरी का मीनिंग यानी कि जो 12% की कंट्रीब्यूशन थी, ये 12% की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एचआरए में जो आपने सैलरी का मीनिंग लिया था वही लेते हैं यहां पर। बेसिक प्लस डीए, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और जो फिक्स परसेंटेज ऑफ द कमीशन है बेस्ड ऑन द टर्नओवर, वो ले लेते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं वो सब करवा दिए हैं। अराउंड 95% से ज्यादा नहीं, 95% से भी ज्यादा आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक दो छोटी मोटी हेडिंग जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका सैलरी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑल्दो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे कवर कर लिए हैं। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क अपना नोट कर लीजिएगा। ये होमवर्क आपने करके आना है। नाइन 61 8 10 12 23 11 81 ठीक है। इसके अलावा 24 27 29 30 33 34 35 36 42 43 46 54 55 56 58 59 और 63, इतने क्वेश्चन करके लाइएगा। ऑल्दो इससे भी ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन आप जो है बुक में दे रखे हैं, अब सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और रिवीजन बहुत जरूरी है। पहले जब भी आप घर पे अपने क्वेश्चन लगाना सॉल्व स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करने के बाद में जब सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्लियर हो जाए, तभी आप क्वेश्चंस के लिए आगे प्रोसीड करिएगा। और आज की क्लास यहीं तक खत्म